नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 28 जनवरी 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले एक विशेष सूचना है कि CSE 2023 तो आईएएस 2023 की योजना अभी से बनाएं और अपनी तैयारी शुरू करने हेतु 30 जनवरी 2022 को शाम 4 बजे वरिष्ठ शिक्षक रसेश कुमार के द्वारा आईएएस की तैयारी की अपनी योजना को आप लोग मूर्त रूप दे सकते हैं। तो यानी 30 जनवरी को आपको इसमें भाग लेना है। कब? शाम 4 बजे। तो इसमें आपको दैनिक समाचार पत्र कैसे पढ़ें, समसामयिक का अध्ययन किस प्रकार करें, मुख्य परीक्षा के लिए सही वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, क्या इस परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग आवश्यक है, छात्रों द्वारा अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर हमारे इन प्रशिक्षक से प्राप्त करें। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव उपचारण, जिसे बायो रेमेडिएशन कहते हैं, तो जो बायो रेमेडिएशन पर आधारित है वो कौन कौन सी है? बायो वेंटिंग, जैव छिड़काव, जैव संवर्धन, कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना। तो ये चारों प्रक्रियाएं शामिल हैं, अतः उत्तर डी होगा। तो इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक कार्यकर्ता ने हैदराबाद में प्रदूषण को रोकने के लिए बायो रेमेडिएशन यानी जैव उपचार के प्रयासों के तहत शैवाल के गठन को रोकने के लिए हुसैन सागर लेक, देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है घोल का छिड़काव किया। तो यह जैव उपचार है क्या? तो यह पर्यावरण सफाई का एक रूप है जो जैविक जीवों जैसे पौधों, कवक, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करता है। लोग अक्सर पौधों के साथ बायो रिमेडिएशन के बारे में बात करने के लिए फाइटो एरोमेडिएशन शब्द का प्रयोग करते हैं और उन स्थितियों पर चर्चा करने के लिए माइक्रो रेमेडिएशन, जिसमें फफूंद का उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन और इसके आगे सूक्ष्म जीवों के उपयोग को संदर्भित करने के लिए बायो रेमेडिएशन का उपयोग किया जाता है। इन सभी मामलों में लक्ष्य यही है कि एक पर्यावरण समस्या से निपटने के लिए जीव के प्राकृतिक लक्षणों का दोहन करना है या पर्यावरण की स्थिति का सामना करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दिए गए युग्मों में से कौन सा से सुमेलित हैं? वेलु नचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने वाली प्रथम भारतीय रानी, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है झलकारी बाई, एक महिला सैनिक जो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के प्रमुख सलाहकारों में से एक थी। यहीं पर यह गलत हो जाता है क्योंकि यह झांसी रानी के साथ यह थी। तो तीसरा है रानी अबक्का, उल्लाल की तुलु रानी, जिन्हें 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो यह भी कथन असत्य है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था, बल्कि पुर्तगालियों के विरुद्ध विद्रोह किया था और जीत हासिल की थी। तो अतः आंसर केवल एक होगा। तो इससे संबंधित खबर आई हुई है द हिंदू में। तो गुमनाम नायकों पर चित्रात्मक पुस्तक जारी की गई है। संस्कृत मंत्रालय ने 20 गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों वाली एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया है। इसमें जैसे रानी अब्बक्का, पद्मजा नायडू, उड़ीसा की सबसे प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक पार्वती गिरी, इन्हें मदर टेरेसा कहा जाता है। इसी तरह शिवगंगा की रानी वेलु नचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। इसी तरह से विष्णु देवी शाह, इन्होंने उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वहां के लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया। दुर्गावती देवी, मातंगनी हाजरा, गुलाब कौर, चकली इलिम्मा, झलकारी बाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, झांसी की रानी के प्रमुख सलाहकारों में से एक बन गई थी। इसी तरह से केरल के त्रावणकोर में स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रेरणादायक नेता अक्कम्मा चेरियन की कहानी है। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा त्रावणकोर की झांसी की रानी नाम दिया गया था। अब बढ़ते हैं मुल्ला पेरियार बांध के बारे में। तो दिए गए कथनों में से कौन सा से गलत है? तो त्रावणकोर के महाराजा ने पेरियार नदी पर इसके निर्माण के लिए 1886 में ब्रिटिश सरकार के साथ 999 वर्षीय
पेरियार झील के पत्ते के समझौते पर हस्ताक्षर। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा, यह बांध केरल में स्थित है, परंतु इसका संचालन या परिचालन तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। यह भारत का सबसे बड़ा चिनाई बांध है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। तो अतः उत्तर क्या होगा? बी सही होगा, यानी केवल 3 गलत है, 1 और 2 सही है। इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है, मुल्ला पेरियार बांध की स्थिति संतोषजनक। CWC ने शीर्ष अदालत को यह बताया, यानी केंद्रीय जल आयोग और निगरानी समिति ने शीर्ष अदालत में दाखिल स्थित रिपोर्ट में कहा कि बांध की सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर एक अधिकार प्राप्त समिति ने 2010 से 12 तक अध्ययन किया था। तो इसका गठन 2010 में किया गया था और अब तक 14 बैठकें हो चुकी हैं, यानी इससे पहले आखिरी बैठक 19 फरवरी 2021 को हुई थी। तो केंद्रीय जल आयोग और निगरानी समिति ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि 126 साल पुराने मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा की जानी अभी बाकी है। तो मुल्ला पेरियार डैम यहां पर आप देख सकते हैं, यह पेरियार नदी है, यह केरल में, यहीं पेरियार लेक भी है। पेरियार को केरल की लाइफ लाइन कहा जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। तो यह बांध 123 साल पुराना है। केरल के इदुक्की जिले में है। यह कहां पर है? इदुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर यह स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य, इससे जो है इसका जो लंबाई है 365 मीटर, ऊंचाई 53 मीटर से अधिक है। तो तमिलनाडु राज्य अपने 5 जिलों के पीने के पानी की सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करता है। तो इस तरह से 999 साल के लिए यह समझौता किया गया था, जिसका संचालन का अधिकार तमिलनाडु को सौंपा गया था। तो मुल्ला पेरियार बांध का उद्देश्य है कि पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पूर्व की ओर मोड़ना है। तो यही कारण है, यह विवाद का कारण है किसके किसके बीच? केरल और तमिलनाडु। अब बढ़ते हैं, इनमें से किन नृत्य रूपों में पात्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो पचा, काठी, थड़ी, कारी या मिनुक्कू। तो यह किस नृत्य में? तो यह कथकली नृत्य में ऐसा किया जाता था। आंसर डी सही है। इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है, इसके बारे में आप लोगों ने कल भी चर्चा हुई थी। कथकली विशेषज्ञ मिलिनी साल्वनी, इनका निधन हो गया। तो यह कथकली विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पर इनसे मिलिनी साल्वनी से संबंधित प्रश्न नहीं है, यहाँ पर कथकली से संबंधित प्रश्न है। क्योंकि यह महान नृत्य कला शैली 300 साल से भी अधिक पहले केरल के तटों पर इसका उद्भव हुआ था। तो इसमें भक्ति, नाटकीयता, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, श्रृंगार के समन्वय से दर्शकों के लिए एक दैवी अनुभव का सृजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें कथकली की उत्पत्ति कुट्टियाट्टम, कृष्णाट्टम, कलरीपयट्टू जैसे अन्य कला रूपों में हुई मानी जाती है। तो कथकली का श्रृंगार, वेशभूषा भव्य, रंगीन और विविधतापूर्ण होते हैं। चेहरे पर अनेक तरह के रंग लगाए जाते हैं। तो मेकअप 5 प्रकार के: पच्चा, कत्ती, ताड़ी, करी और मिनुक्कू। तो पच्चा यानी हरा मेकअप शालीन नायक प्रस्तुत करता है। इसी तरह से काठी या कत्ती इसको कहेंगे, खलनायक का चरित्र पेश करता है। थड़ी या दाढ़ी, 3 प्रकार की दाढ़ी या तड़ी वेशम होते हैं। हनुमान जैसे अतिमानवीय बानरों के लिए वेल्ला ताड़ी या सफेद दाढ़ी, और चुवन्ना ताड़ी या लाल दाढ़ी दुष्ट चरित्रों के लिए किया जाता है। इसी तरह से करुत्ता ताड़ी, काली दाढ़ी शिकारी के लिए किया जाता है। तो कारी जो है काला, तो राक्षसियों के लिए प्रयुक्त होता है, और मिनुक्कू सज्जा के लिए। अब बढ़ते हैं विगत वर्ष यानी 2016 में आए हुए प्रश्न की ओर। निम्न पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो केशव चंद्र सेन उपरोक्त में से किसकी स्थापना से संबद्ध थे? तो इसमें 2 और 3, चूंकि पहले से संबंधित राजा राम मोहन राय, तो अतः 2 और 3 कौन सा सही होगा? बी सही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। और केशव चंद्र सेन ने बंगाल के हिंदू, चूंकि यह हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे, तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में इसकी स्थापना की थी और 1884 में इनका देहांत हो गया था।
तो इस तरह से 1838 में इनका जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को सशर्त विपणन अधिकार मिल गया है। तो इस तरह से इसमें जो है कुछ शर्तों के अधीन, यानी कंपनी 6 मासिक आधार पर या जब भी उपलब्ध हो या जो भी पहले हो, उत्पाद के विदेशों में चल रहे नैदानिक परीक्षणों का डेटा उचित विश्लेषण के साथ पेश करेगी। वैक्सीन को प्रोग्रामेटिक सेटिंग के लिए आपूर्ति की जाएगी और देश के भीतर किए गए सभी टीकाकरणों को कोविन प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा और विशेष रुचि की प्रतिकूल घटना की निगरानी जारी रहेगी। तो एनडीसीटी नियम 2019 के अनुसार जब भी उपलब्ध हो या जो भी पहले हो के तहत कंपनी 6 मासिक आधार पर AEFI और AESI सहित सुरक्षा डेटा को उचित विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करेगी। और आपको बता दें, ध्यान देने योग्य बात कि वैश्विक कड़े नियामक प्राधिकरणों में से केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूके की मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका को क्रमशः उनके कोविड-19 टीकों के लिए सशर्त विपणन अधिकार प्रदान किया है, यानी इसके बाद भारत है। तो सशर्त विपणन अधिकार, यह विपणन अधिकार की एक नई श्रेणी है जो वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान सामने आई है। तो भारत का राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था और अभी तक 160 करोड़ से अधिक लोगों को खुराक दी जा चुकी है। तो 3 जनवरी 2022 से शुरू हुए राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान में नई श्रेणियों को जोड़ा गया है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।